We don't need their energy. We have more than they do. We don't need anything. डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं वो बिजली की रफ्तार से फैसले ले रहे हैं। ऐसे में उनके हर एक्शन की वजह से ढेर सारे सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे यूक्रेन का क्या होगा, नेटो का क्या होगा, यूरोप और अमेरिका के रिश्तों का क्या होगा। अगर ट्रंप रशिया के करीब जाते हैं तो इसका रशिया इंडिया, रशिया चाइना, रशिया ईरान, रशिया नॉर्थ कोरिया के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका ने जिस हाल में नेटो और यूरोप को छोड़ा है उसका जापान और ताइवान जैसे जो देश हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। क्या अमेरिका के हाथ खड़े करने के बाद जर्मनी और जापान जैसे देश अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। सिर्फ इतना नहीं है, कनाडा से लेकर ग्रीनलैंड, पैनामा कैनल और गाज़ा को हड़पने जैसी जो बातें ट्रंप कर रहे हैं उसका रशिया और चाइना जैसे देशों पर, जो एक ज़माने में यूएसएसआर का एक्सपेंशन था, या ताइवान पे जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है, उस पे ट्रंप के इन बातों का क्या असर पड़ेगा। China obviously treats us very badly. और ट्रंप के ट्रेड वॉर की वजह से चीन के जैसे सुर बदले हैं, उसके बाद भारत और चीन के रिश्तों का क्या पॉसिबल फ्यूचर हो सकता है। सवाल ये भी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल जेडी वांस, इलॉन मस्क और खुद ट्रंप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से अमेरिका और बाकी की दुनिया के रिश्तों का क्या फ्यूचर हो सकता है। ये तमाम देखने वाली बातें होंगी। नमस्कार, मेरा नाम है तरुण। इस स्टोरी में फैक्ट्स और डेटा और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। वैसे हो तो ये भी सकता है कि जब आप ये स्टोरी देख रहे हो तो ट्रंप के किसी सोशल मीडिया पोस्ट या किसी फैसले की वजह से उस मामले की पूरी तस्वीर बदल गई हो। फिर भी शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाहिर सी बात है कि स्टोरी शुरू होनी चाहिए यूक्रेन से। यूक्रेन वॉर को लेके जो इसका फ्यूचर है उससे जुड़ी 28 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस में। इस पर मैंने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जल्दी से इसका एक रिकैप ले लेते हैं कि उस मीटिंग में हुआ क्या था। उस मीटिंग से जुड़ी 49 मिनट 58 सेकेंड की एक वीडियो सी स्पैन के यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। इस मीटिंग के दौरान ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट वांस ने जिस तरीके से ज़ेलेंस्की को अपमानित किया उसको इतिहास याद रखेगा। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं भी आती और फिर भी आप ये वीडियो जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक मजबूत देश का राष्ट्रपति एक छोटे से देश के राष्ट्रपति को धौंस दिखा रहा है, धमका रहा है। ऐसा धौंस दिखाने के पीछे के कारण भी हैं। You're not in a good position. You don't have the cards right now. दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 इलेक्शंस के दौरान दो बड़े वादे किए। वादे थे कि वो आते ही रातों रात इजराइल हमास और रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म करवा देंगे। आते ही उन्होंने इजराइल और हमास का युद्ध तो रुकवा दिया, लेकिन रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है। इसी को रुकवाने के लिए उन्होंने व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की को सीज़ फायर के लिए मजबूर किया। ज़ेलेंस्की जब अपने देश का पक्ष रखना चाह रहे थे तो ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट वांस ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया। यही नहीं, ट्रंप ने यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद को ठप कर दिया, रोक लगा दी। मजबूरन ज़ेलेंस्की को सीज़ फायर के लिए मानना पड़ा। वैसे ट्रंप जो कर रहे हैं वो सिर्फ ज़ेलेंस्की को धमकाने तक लिमिटेड नहीं है। उनके फैसलों से पूरी दुनिया में अमेरिका की इमेज वसूली भाई की बन रही है। ये मेरा कहना नहीं है, आगे मैं आपको इसके साइटेशंस दूंगा। इसकी वजह यह है कि रशिया के खिलाफ युद्ध में मदद करने के बदले अमेरिका यूक्रेन से $500 बिलियन वसूलने की तैयारी में है। इसके अलावा ट्रंप नेटो को लेकर अपने पहले टर्म से ही कहते आए हैं कि यूरोप को नेटो का बिल भरना चाहिए। पहला टर्म यानी 2018 से 2022 का वो दौर जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बने थे। वहीं ट्रंप के दूसरे यानी इस कार्यकाल में उनके सबसे करीबी और दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क का कहना है कि अमेरिका को नेटो से बाहर निकल जाना चाहिए। ट्रंप और मस्क की वजह से अमेरिका को लेकर कहा जा रहा है कि एक दौर में जो अमेरिका डेमोक्रेसी और फ्रीडम का अगुवा था, इनके दौर में वही अमेरिका हर चीज़ को ट्रांजैक्शन के तौर पे देख रहा है। पैसे दे दो, सर्विस ले लो। आलम यह है कि चुनाव के दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में सिर्फ टैलेंटेड लोगों को एंट्रेंस देने की बात कर रहे थे, उन्होंने अमेरिकी नागरिकता की कीमत लगा दी है। कीमत है 44 करोड़। 44 करोड़ दीजिए और अमेरिकी नागरिकता ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की नागरिकता कोई देश पहली बार बेच रहा है। हालांकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे वाले ट्रंप से कोई पूछ सकता है कि आपका देश है या कोई होटल की बिल भरो और अय्याशी करो।
ऐसे ग्रेट बनेगा अमेरिका, मतलब रियल एस्टेट के धंधे में रहे ट्रम्प को पूरी दुनिया रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। इसी रियल एस्टेट की गेज से देखकर कनाडा को वो अमेरिका का 51st स्टेट बनाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड, पैनामा कैनल और गाज़ा पर अमेरिका का कब्जा चाहते हैं। We're going to take over that piece, we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs. हालांकि ट्रम्प भयानक मूड स्विंग के मारे हैं। ऐसे में सुबह कहते हैं कि फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा से रिलोकेट करेंगे और इसे टूरिस्ट हब में कन्वर्ट कर देंगे। शाम को कहते हैं कि कोई इनको रिहेबिलिटेट करके दिखा दे, रिलोकेट करके दिखा दे। तो इनमें से जितनी भी बातें हो रही हैं, उनमें से कब कौन सी बात बदल जाए और उनका एंड रिजल्ट क्या हो, ये कहने वाले कहते हैं कि ट्रम्प को भी नहीं पता। वैसे ट्रम्प जब गाज़ा पर कब्जे की बात करते हैं तो बुलिंग का हाल ये होता है कि पूरा मिडिल ईस्ट गाज़ा का अलग प्लान लेकर बैठा होता है। वो गाज़ा को रिहेबिलिटेट, रिबिल्ड करना चाहता है। यूरोप नहीं चाहता कि गाज़ा पर इनडायरेक्टली अमेरिका और डायरेक्टली इजराइल का कब्जा हो। वहाँ के नागरिकों को किसी तीसरे या चौथे देश में शिफ्ट किया जाए और इसे किसी टूरिस्ट हब की तरह डेवलप किया जाए। फिर भी ट्रम्प ने पूरी दुनिया को ट्रोल करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो, AI से जनरेटेड वीडियो पोस्ट कर दिया। इस वीडियो के ज़रिए वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका जब गाज़ा को अपने कब्जे में ले लेगा तब ये कैसा दिखाई देगा। गाज़ा में तो चलो वो मुस्लिम आबादी है जिसे लेकर कहते हैं कि ये ट्रम्प के पहले ही टर्म से उनके निशाने पर रही है। अपने इस टर्म में भी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे 41 देशों पर ट्रैवल बैन लगाने की तैयारी में है। अपने पहले टर्म में जब उन्होंने इस तरीके का बैन लगाया तो US की मीडिया ने इसे इस तरीके से रिपोर्ट किया कि ये मुसलमानों पर लगाया गया ट्रैवल बैन है। कहा गया था कि वो मुसलमानों को अमेरिका में नहीं आने देना चाहते। और अगर गाज़ा पर कब्जे की बात करें तो इसके पीछे ये भी लॉजिक दिया जा सकता है या कोई दे रहा है कि ऐसा करके ट्रम्प इजराइल को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे दो बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। Israel will end the war by winning the war. पहला सवाल तो ये है कि अगर ट्रम्प ऐसा करने की तरफ बढ़ते हैं तो भारत समेत यूरोप और वहाँ के जो तमाम देश हैं, दुनिया भर के और जो देश हैं, उनके उस ऐतिहासिक स्टैंड का क्या होगा कि इजराइल और फ़िलिस्तीन दो देश होने चाहिए। ट्रम्प से पहले तो अमेरिका का भी यही स्टैंड रहा है। कई सारे जो राष्ट्रपति आए और गए उनका। ट्रम्प के आने के बाद अगर अमेरिका का 2 स्टेट सॉल्यूशन पर स्टैंड बदलता है और अमेरिका गाज़ा पर कब्जा कर लेता है तो क्या भारत से लेकर यूरोप के तमाम देश अमेरिका के इस कब्जे को लेट गो कर देंगे? अगर ऐसा मान ले कि हो जाता है तो क्या दुनिया वापस से हिटलर या उपनिवेशवाद के दौर में नहीं लौट जाएगी? सवाल तो ये भी है कि अगर रूस फिर से USSR बनाने की ओर बढ़ता है तो गाज़ा पर पहले से कब्जा किए हुए बैठे अमेरिका उसे क्या प्रवचन देगा, क्या कह के रोकेगा? ट्रम्प अगर खुद गाज़ा पे कब्जा कर लेते हैं तो ताइवान की उस वन चाइना पॉलिसी पर क्या बोलेंगे जिसके ज़रिए चीन चाहता है कि ताइवान को अपने अंडर ले ले? यही नहीं है, बाकी की दुनिया में जो भी लैंड डिस्प्यूट है उनका क्या फ्यूचर होगा? ये सारी बातें सिर्फ गाज़ा के कब्जे से ड्रिवन नहीं है, क्योंकि ट्रम्प तो उस कनाडा की भी बाम मरोड़ रहे हैं जो अमेरिका का सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि सबसे करीबी दोस्तों में से एक रहा है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की बाह मरोड़ रहे हैं, पैनामा कैनल पर भी उनका यही हाल है। ऐसे में अगर वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम करेंगे तो बाकी की दुनिया शांत क्यों बैठेगी? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जैसा कि आपको भी पता है कि ट्रम्प भयानक मूड स्विंग के शिकार हैं। ऐसे में जिस दिन बेड के राइट साइड से उठते हैं तो पुतिन को भला बुरा कहते हैं, जिस दिन लेफ्ट से उठते हैं उस दिन पुतिन को बेस्ट फ्रेंड बुलाते हैं। यही हाल उनका कई मामलों पर होता है। ऐसे में हो सकता है कि वो जो भी कह रहे हों उनमें से ज़्यादातर बातें मीन भी मत कर रहे हों, बट रायता फैलाने में जैसे वो अकेले नहीं हैं, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वांस और उनकी सरकार में शामिल मस्क, दोनों का लगभग ट्रम्प के जैसा हाल है। इनके आने के बाद हुआ ये है कि कोई किसी को भी कुछ भी बोल दे रहा है। व्हाइट हाउस की मीटिंग में ट्रम्प और वांस की ज़ेलेंस्की से बदतमीज़ी जो है वो एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन कैसे नहीं है उसके लिए सुनिए एक मज़ेदार बात। हुआ ये कि ट्विटर पर एक यूज़र ने मस्क पर रशियन सपोर्टर और यूक्रेन का अपोनेंट होने का एलिगेशन लगाया। जवाब में मस्क ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के सपोर्ट में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को 1-on-1 फाइट का चैलेंज दिया था। यही नहीं, मस्क ने कहा कि अगर उन्होंने अपने सैटेलाइट स्टारलिंक वाला इंटरनेट यूक्रेन को नहीं दिया होता तो उनकी जो फ़ौज है यूक्रेन वालों की वो ढह जाती फ्रंट लाइन पे। इसके जवाब में यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड जो है उसने मस्क से कहा कि रूसी हमले से बचने के लिए अगर मस्क यूक्रेन को ढंग से इंटरनेट सप्लाई नहीं करते तो पोलैंड इसके लिए जो पेमेंट कर रहा है वो बंद कर देगा। जवाब में मस्क ने पोलैंड के जो विदेश मंत्री हैं उनको छोटा आदमी बताते हुए कहा कि यार चुपचाप बैठ जाओ।
मस्क से पहले वांस ने न सिर्फ जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में ह्यूमिलिएट किया, बल्कि जर्मनी के इलेक्शंस में जाकर वहाँ की राइट विंग की जो पार्टी है उनके लिए खुल के कैंपेन किया। वांस ने ब्रिटेन को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। दरअसल ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार है। लेबर पार्टी की विचारधारा ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से ठीक उल्टी है। ऐसे में लेबर पार्टी के विरोध में वांस ने ब्रिटेन को न्यूक्लियर हथियारों से लैस पहला मुस्लिम देश बता दिया। दरअसल वांस ये एलिगेशन इसलिए लगा रहे थे कि लेबर पार्टी वाले मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ऐसा वांस का मानना है। वांस के सुर में सुर मिलाते हुए मस्क ने तो ये तक कह दिया कि क्या अमेरिका को ब्रिटेन की आज़ादी के लिए आगे आना चाहिए। दरअसल ब्रिटेन में 1980 के दशक में नाबालिग और कम उम्र की अंग्रेज़ लड़कियों से गैंग रेप, उनकी हत्या और उन्हें सेक्स स्लेव बनाने का काम किया गया। इस तरीके के जघन्य अपराध हुए। इसे रॉटरहैम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन स्कैंडल जैसे नामों से जाना गया। सबसे दर्दनाक बात यह है कि आज तक इन मामलों की गहराई का पता नहीं चल पाया, थॉरो इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुए इससे जुड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके की इस एक जगह को लेकर ये माना जाता है कि यहाँ पे 1400 से ज़्यादा लड़कियों को ग्रूमिंग गैंग ने अपना शिकार बनाया। इस तरह का घिनौना काम करने के आरोप मेनली पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों पर है। यह सच है कि इस तरीके की घटनाएं पहली बार 1980 के दशक में सामने आना शुरू हुई और तब से अब तक कई सरकारें बदलने के बावजूद कहा जाता है कि इन मामलों में न्याय तो छोड़िए, ठीक से जांच नहीं हुई। हालांकि हाल ही में ब्रिटेन में फिर से ये मांग उठी कि ओल्ड होम में इस तरीके की जो घिनौनी वारदातें हुई थी उनकी फिर से जांच की जाए, लेकिन ब्रिटेन की सेफगार्डिंग मिनिस्टर हैं जेस फिलिप, उन्होंने इन मांगों को खारिज कर दिया। इस तरह की मांग खारिज किए जाने के बाद मस्क ने फिलिप और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टॉमर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्टॉमर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मस्क ने ये तक कह दिया कि क्या अमेरिका को ब्रिटेन की आज़ादी के लिए, लिबरेट करने के लिए इसको आगे आना चाहिए। मस्क के ऐसे बयानों के बाद जवाब में आलोचकों ने कहा कि मस्क ब्रिटेन की लेबर पार्टी की जो विरोधी एक फार राइट पार्टी है रिफॉर्म यूके, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और रिफॉर्म यूके का भी इमिग्रेशन से लेके इकॉनमी तक वही स्टैंड है जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का या डोनाल्ड ट्रंप का है। इतना ही नहीं है, मस्क ने तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तर्ज पर मेक यूरोप ग्रेट अगेन का नारा तक उछाल दिया। मेक यूरोप ग्रेट अगेन के नारे के साथ वो यूरोप में जर्मनी से फ्रांस तक में फार राइट पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। जर्मनी में वो AFD की एलिस विडल और फ्रांस में नेशनल रैली की मरीन ले पेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इटली में पहले से मेलोनी की राइट विंग की सरकार है। इसके अलावा ट्रंप और मस्क ने अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई को भी खुले में सपोर्ट किया, उनको खुल के समर्थन दिया। और इतना सब सुनने के बाद कोई कह सकता है कि ऐसा नहीं था क्या कि कनाडा से यूरोप तक जो लिबरल पार्टियां थी, लेफ्ट पार्टी थी, लेफ्ट लीनिंग, उन्होंने 2024 के इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप का विरोध नहीं किया, खुलकर विरोध नहीं किया। अगर कोई ऐसा कहता है तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि यही बात इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी कही है कि जब बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने ग्लोबल लेफ्ट और लिबरल्स का अलायंस बनाया था तब उनको महान नेता बताया गया था, लेकिन अब जब ट्रंप, मेलोनी और मोदी साथ आते हैं तो उनको लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जाता है। यह सुनकर किसी का सवाल हो सकता है कि क्या राइट विंग पार्टियों को लेकर दुनिया में जो बाकी विचारधाराएं हैं उनके बीच हिस्टीरिया है। इसका जवाब हो सकता है कि हाँ, एक हद तक हिस्टीरिया है। इस पूरे सिचुएशन को अगर अदर वे राउंड कर दे, मतलब उल्टा भी कर दे, तो यही बात लागू होगी कि राइट विंग के अंदर भी जो लेफ्ट है या लिबरल्स है उनको लेकर हिस्टीरिया है, कम से कम इन दोनों ही विचारधाराओं का जो एक्सट्रीम एंड है उनके अंदर। हालांकि अगर स्पेसिफिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसे लेकर अमेरिका के जाने माने पत्रकार फरीद ज़कारिया तो यही कह रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से और जिस दिशा में जा रहा है उसकी वजह से वो पूरी दुनिया से अमेरिका के रिश्तों को काफ़ी हद तक लंबे समय के लिए बर्बाद करके छोड़ेगा। ज़कारिया का कहना है कि अमेरिका की छवि लोकतंत्र और आज़ादी की रक्षा करने वाले देश की रही है। हालांकि ट्रंप का अमेरिका यूक्रेन से यूरोप तक जो कर रहा है उसकी वजह से दुनिया भर में अमेरिका के जो रिश्ते हैं तमाम देशों के साथ वो बर्बाद होने का डर है। ज़कारिया का कहना है कि अमेरिका ने भले ही वियतनाम, अफ़गानिस्तान और लीबिया जैसे देशों में गलतियाँ की हों, लेकिन वो जब इन देशों में भी घुसा था तो उसका इरादा लोकतंत्र और आज़ादी की सुरक्षा करना था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद का जो अमेरिका है वो बदल गया है। ये अमेरिका किसी पीड़ित के पक्ष में खुलकर खड़ा होने वाला अमेरिका नहीं रह गया। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका ने दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं उनको जो खाने और दवाओं की मदद मिलती थी अमेरिका से, उस पर भी ताला लगा दिया। ये सब कहते हुए उन्होंने ब्रिटेन के फॉर्मर कंजर्वेटिव कैबिनेट मिनिस्टर रोरी स्टीवर्ट को कोट किया,
स्टीवर्ट का कहना है कि क्या इन सब के लिए अमेरिका ने इन्हीं सब के लिए 80 सालों तक दुनिया भर के देशों के साथ अलायंस बनाए थे। 80 साल यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो टाइम है, और अलायंस से स्टीवर्ट का मतलब है नेटो जैसे अलायंसेस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के इस अलायंस को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तिलांजलि देने के वर्ज पे है। स्टीवर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि अमेरिका तो इतनी ताकत और ऐसे अलायंसेस के ज़रिए दुनिया भर का भला करने निकला था, लेकिन अब वो पड़ोसियों के साथ भिड़ रहा है, उनसे भिड़ रहा है जिनकी सुरक्षा की कस्में खाई थी। युद्ध से बर्बाद हुए एक देश के खनिज को लूटने पे लगा है अमेरिका, और दुनिया के लाखों गरीब लोगों तक मदद पहुंचाने का जो उसने वादा किया था उसको तोड़ रहा है। स्टीवर्ट के ऐसे सवालों से आप अग्री कर सकते हैं, डिसअग्री कर सकते हैं, लेकिन फरीद ज़कारिया ने जो कहा है उस पर भी बहस होनी चाहिए। ज़कारिया का कहना है कि ट्रंप सिर्फ अमेरिका की विदेश नीति को नहीं बदल रहे, बल्कि उन्होंने अमेरिका के मोरल कंपस को ही शेक कर दिया है, हिला कर रख दिया है। ज़कारिया का कहना है कि वो उस कंपस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जो करीब 250 साल पहले अमेरिका को मिली आज़ादी के बाद से लगभग स्टेबल रहा है। इसकी वजह से हुआ ये है कि यूरोप के ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश बिना अमेरिका के यूक्रेन के साथ खड़े होने की तैयारी में है। पॉसिबिलिटी इसकी भी जताई जा रही है कि बिना अमेरिका वाले नेटो जैसे गठबंधन देखने को मिल सकते हैं। जर्मनी इस तरीके की चर्चा शुरू कर चुका है कि एक एक कदम बढ़ाते हुए यूरोप को अमेरिका से दूर जाना चाहिए। सबसे डरावनी बात यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर बैक इन द गेम। जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज की नई सरकार बनने से पहले इसकी बात हो रही है कि अमेरिका की जगह जर्मनी को ब्रिटेन और फ्रांस से न्यूक्लियर गारंटी चाहिए। एनालिस्ट का कहना है कि अमेरिका के रुख को देखते हुए जापान जैसे देश जो उनके पुराने फ्रेंड रहे हैं अमेरिका के, वो न सिर्फ अपने डिफेंस का बजट बढ़ाने की सोचेंगे, बल्कि ऐसे कई देश न्यूक्लियर हथियार बनाने की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। ट्रंप जैसे कदम उठा रहे हैं, उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि उनसे आने वाले दिनों में रशिया वापस से मजबूत हो सकता है। रूस के मजबूत होने की स्थिति में दुनिया भर में अद्भुत रीअलाइनमेंट्स देखने को मिलने की बात कही जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ऐसा होने की स्थिति में चीन को अपने तमाम रिश्तों को फिर से रीइन्वेंट करना पड़ सकता है। एनालिसिस इस तरीके की छप रही है कि यूरोप के कमज़ोर होने की स्थिति में इंडिया और चाइना और रशिया, इनका अलायंस फ्यूचर के बड़े मसलों के सेंटर में आ सकता है। इतना ही नहीं है, जिस तरीके से ट्रंप या उनके पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना के मामले में जो भारत की भूमिका देखते आए हैं वो बहुत बड़ी है। शायद इसी को समझते हुए चीन ने ट्रंप के आने से पहले ही बॉर्डर पर भारत के साथ शांति का रास्ता चुना। आपको याद होगा कि ट्रंप के आने से पहले यही चाइना था कि 2020 से इसने बॉर्डर पे जो टेंशन था उसको पीक पे पहुंचा दिया था। हालांकि चीन के साथ जो अमेरिकन ट्रेड वॉर है उसकी वजह से चीन के सुर बदल गए हैं। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री भारत से अपील करते नजर आए कि चाइनीज़ ड्रैगन और इंडियन एलिफेंट को फिर से साथ में नाचना चाहिए। अमेरिका को लेकर यही चीन कह रहा है कि अगर अमेरिका को ट्रेड वॉर नहीं किसी भी तरीके का वॉर चाहिए हो तो चाइना तैयार है। जबकि हाल ही में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग ई ने मार्च 2025 के पहले हफ्ते में कहा कि पावर पॉलिटिक्स के खिलाफ भारत और चाइना को साथ मिलकर खड़े होना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। हाल ही में चाइना में 14th नेशनल पीपल्स कांग्रेस की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि भारत और चीन के पास सबसे बेस्ट चॉइस ये है कि एक बार फिर से ड्रैगन और एलिफेंट साथ में डांस करें। अपने बदले हुए सुर के साथ चीन अब कह रहा है कि दोनों देशों को एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, आपसी सहयोग मजबूत करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर एशिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी साथ आ जाएं तो दुनिया भर के रिश्ते और लोकतांत्रिक हो जाएंगे, ग्लोबल साउथ का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। हालांकि भारत कभी भी चाइना पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं करेगा, लेकिन हाल ही में एक पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने भी भारत और चीन के रिश्तों के मामले में विवाद के बजाय डायलॉग के रूट की जो एडवोकेसी है वो की। पीएम मोदी के इस बयान पर रिएक्ट करते हुए चाइना ने एक बार फिर से हाथी और ड्रैगन के साथ आने की वकालत की। चीन के बदले सुर के पीछे डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। ट्रंप ने चीन पर लगने वाले टैरिफ को डबल करके 20% कर दिया। ट्रंप उस रूस के साथ भी रिश्ते बेहतर करने की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत, मिलिट्री पावर और चाइना का एक बढ़िया पड़ोसी और दोस्त है। ट्रंप के आने के बाद जो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाला क्वाड है, एक ग्रुपिंग है, उसके मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट होने की बातें हो रही हैं। इसके अलावा ट्रंप कनाडा और गाज़ा पर चाहे जो भी बोल रहे हो, ताइवान के मामले में वो चाइना को पूरी तरीके से चोक करना चाहेंगे। ऐसे में चारों तरफ से घिरते चाइना को समझ आने लगा है कि बदलती दुनिया में भारत की क्या कीमत होगी। चीन को भले ही
ये बहुत देर से समझ में आ रहा है, लेकिन रशिया को इंडिया के इंडिपेंडेंस के ठीक बाद इंडिया की जो कीमत है वो समझ में आ गई थी। और अमेरिका को भले ही ये कीमत 1990 के दशक में समझ आना शुरू हुई, लेकिन ट्रंप के अमेरिका को भी पता है कि बिना भारत के जो गुजारा है वो बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में इसमें कोई डिबेट नहीं है कि हेडलाइन हंटिंग के लिए, मीडिया में खबरें छपवाने के लिए ट्रंप हार्ले डेविडसन पर लगने वाले इंडिया के 100% टैरिफ जैसे मुद्दे उछालते रहेंगे। भारत के साथ मिनी ट्रेड वॉर हो सकता है कि छेड़ दें। इंडिया से जो डिपोर्टेशन इंडियंस का होना है इलीगली जो यूएस में रह रहे हैं, तो फ्लाइट की जिस तरीके की तस्वीरें आई थी, जो हैंडकफ लोगों की तस्वीरें आई थी, वो सब करके जो उनका मागा बेस है उसको खुश करने की कोशिश करेंगे हेडलाइन हंटिंग से। बट हेडलाइन हंटिंग के बियॉन्ड उनको भी पता है कि बिना भारत के गुजारा होगा नहीं। शायद इसी वजह से अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जब भारत आई तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान गीता की बात की। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गबार्ड से गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। भारत में पहले से ये जो सिख फॉर जस्टिस है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। वैसे गबार्ड ने सिंह से कहा कि मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए वो गीता के ज्ञान का सहारा लेती हैं। इसके अलावा भारत के फेवर में एक और चीज़ जो जाती है वो है हिंदुइज्म को फॉलो करने वाली तुलसी के अलावा ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय मूल के जो CIA प्रमुख हैं कश पटेल, उसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वांस, उनकी पत्नी उषा, ऐसे कई लोग मौजूद हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी भी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि इमिग्रेशन से लेके खालिस्तान जैसे मुद्दों पर ये लोग भारत के समर्थन वाला रुख रख सकते हैं पॉसिबली। इन सब की वजह से ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि भारत और रशिया के मजबूत होने की स्थिति में चाइना को कई मामलों में काफ़ी ज़्यादा रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। वैसे दुनिया भर में रीबैलेंसिंग चल रही है ऑलरेडी। अमेरिका और रूस के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुश्मनी से दोस्ती वाली रीबैलेंसिंग चल रही है। अमेरिका की ऐसी ही रीबैलेंसिंग का असर है कि एक तरफ रशिया के साथ चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया जैसे देशों के रिश्ते बदलने की पॉसिबिलिटी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के रिश्ते भी इसी रीबैलेंसिंग के दौर से गुजर रहे हैं। सबसे ज़बरदस्त बदलाव यूरोप में देखने को मिल सकते हैं। यूरोप में बिना अमेरिका के खुद को सुरक्षित रखने वाली रीबैलेंसिंग देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी है। ऐसे में नेटो की जगह यूरोपीय देशों के सिक्योरिटी अलायंसेस देखने को मिल सकते हैं। वहीं ट्रंप के ट्रेड वॉर के निशाने पर आए कनाडा के नए जो PM है मार्क कार्नी, वो अपने देश की सुरक्षा के लिए उस ब्रिटेन और फ्रांस के सामने मदद की झोली फैला रहे हैं जिनकी गुलामी से निकलकर कनाडा एक देश बना था। इसी कनाडा के अस्थिर PM जस्टिन ट्रूडो कुछ महीने पहले भारत पर इनकी संप्रभुता से खिलवाड़ करने के एलिगेशंस लगा रहे थे। अब जब अमेरिका सीधे कनाडा को हड़पने की फिराक में है तो उम्मीद जताई जा रही है कि कनाडा भारत से अपने रिश्ते जो हैं उनको रीबैलेंस करने को बेताब होगा। कनाडा और यूक्रेन जैसे उदाहरणों के बाद चीन के साथ बाहर जो चीन का चंगुल है और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ताइवान जैसा देश, ऐसे देश अमेरिका पर भरोसा करने से बचेंगे। ये भी एक रीबैलेंसिंग देखने को मिलेगी। दुनिया भर के कई देशों में डिफेंस बजट में भारी उछाल आने की पॉसिबिलिटी भी जताई जा रही है। जर्मनी में तो इस पर मुहर भी लगाई जा चुकी है। आशंका इसकी भी जताई जा रही है कि ट्रंप ने कनाडा, ग्रीनलैंड और पैनामा कैनल से लेकर गाज़ा को हथियाने वाला जो स्टैंड लिया है उसकी वजह से दुनिया भर में जो दूसरे देश हैं उनका जो लैंड डिस्प्यूट है वो राइज होगा। और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये जताई जा रही है कि इन सारे ही मामलों में भारत की बहुत ही अहम भूमिका देखने को मिल सकती है। तो ये तो रही स्विच की डेटा और फैक्ट ड्रिवन स्टोरी। इतना सब कुछ सुनने के बाद और समझने के बाद आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से ट्रंप के 4 सालों में दुनिया में क्या कुछ बदलने की पॉसिबिलिटी है। क्या ये बदलाव फ़ायदेमंद होंगे या नुकसानदायक होंगे? भारत के लिए इनमें आप क्या कुछ देखते हैं? बाकी ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।